ओके 11th क्लास। तो आगे का टॉपिक हम कवर करते हैं। टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपको लगता है आपको थोड़ी सी और बेसिक नॉलेज चाहिए केमिस्ट्री के बारे में तो आप पार्ट 1 जरूर देखें, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्या होती है भाई केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस? केमिस्ट्री प्लेज अ सर्टेन रोल इन साइंस एंड इज ऑफन इंटरवाइंड विद अदर ब्रांच ऑफ साइंस। देखो साइंस को हमने 3 ब्रांच में कवर करा हुआ है। साइंस को हमने 3 ब्रांच में कवर करा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, या मैथ्स को भी इंक्लूड कर दो। तो साइंस को हमने बेसिकली इन पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं फिजिक्स के साथ भी इंटरफेयर नहीं बोलेंगे, मतलब फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है और बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल डाइवर्स एरियाज such as weather patterns, functioning of brain, operation of a computer, production and chemical industries। देखो केमिस्ट्री के जितने भी प्रिंसिपल हैं आपको हर जगह दिख जाएंगे। जैसे कि देखो वेदर पैटर्न, भाई वेदर पैटर्न में केमिस्ट्री तो देखी जा रही है कि किस तरीके से जो एयर है वो इधर से इधर मूव कर रही है, हॉट एयर की ऊपर की तरफ जा रही है, ये सब केमिस्ट्री है। ये सब की सब क्या है? केमिस्ट्री है। वहीं अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी में, केमिस्ट्री कहाँ पर है भाई? बायोलॉजी में अगर आप एक बार नर्वस सिस्टम पढ़ लें तो वहाँ तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री है। न्यूरॉन किस तरीके से, देखो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाता है तो बीच में क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, जो साइनेप्स एक गैप होता है उसमें केमिकल्स ही तो होते हैं। साथ ही साथ बायोलॉजी में अगर न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ोगे वहाँ पे आप पढ़ोगे सोडियम पोटेशियम किस तरीके से ये एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप, इन सब के बारे में आप पढ़ते हो। तो बेसिकली केमिकल्स ही केमिकल्स हैं बायोलॉजी में। तो ब्लड का कंपोजिशन, कार्बोहाइड्रेट में सी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब चीज़ें तो बायोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री, ठीक है। और देखते हैं आगे। मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र, बहुत सारे फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं केमिकली वे में। फर्टिलाइज़र बनाया जाता है लाइक यूरिया। यूरिया जो होता है तुम्हारा जो नाइट्रोजन का ही एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये भी एक केमिकल फॉर्म में फैक्ट्रीज में केमिस्ट्री के थ्रू ही बनाया जा रहा है, जिसको खेतों में एक प्रकार से फर्टिलाइज़र के तौर पर काम करा जा रहा है इसका, ठीक है। बहुत सारे एल्कलीज बनाए जाते हैं। जो एल्कलीज का मतलब बेस होता है, ठीक है। एसिड बनाए जाते हैं, सॉल्ट बनाए जाते हैं जो यूज़ होते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। पॉलीमर बनाए जाते हैं। पॉलीमर समझते हो आप? मर मतलब टुकड़ा और पॉली मतलब बहुत सारे। बहुत सारे टुकड़ों से जब कुछ चीज़ बनाई जाती है उसको पॉलीमर बोलते हैं। जैसे इथीन है, इथीन एक टुकड़ा है। जब बहुत सारे इथीन को इकट्ठा कर देते हैं तो बन जाता है पॉलीइथीन। तो उस पॉलीथीन का एक प्रकार का पॉलीमर है, ठीक है। साथ ही साथ ड्रग्स, ड्रग्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री का। सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में। मेटल लाइक एलॉय, मेटल्स हो गया, एलॉय हो गया। एलॉय समझते हो? एलॉय जब दो मेटल को हम मिक्स कर देते हैं तो एलॉय बन जाता है। जरूरी नहीं मेटल को ही मिक्स करें, दो एक मेटल एक नॉन मेटल भी हो सकता है, मतलब मिक्सचर होता है एक प्रकार से एलिमेंट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ नए मटेरियल बनते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। भाई अगर हमारे देश में इकोनॉमी की बात, इकोनॉमी समझ रहे हो ना, देश का पैसा, देश का पैसा इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात करी जाए नेशनल इकोनॉमी की तो केमिस्ट्री का यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। केमिस्ट्री नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा सरकार पे मेडिकल फील्ड से? सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले ही, जैसे सरकार क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, दवाइयों को बेचती है बाहर देश, फिर पैसा आता है। तो केमिस्ट्री के थ्रू ही तो दवाई बनी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ इट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड। बहुत सारी चीज़ें कि हमारी खाने के लिए जो नीड्स होती है उसको भी पूरा करती है, ठीक है। उसको भी हम समझेंगे कैसे, ठीक है। हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो बनते हैं, ओट फट जाएँ तो आप क्या लगाते हैं, क्रीम वगैरह जो भी लगाते हैं सब केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। अदर मटेरियल एम टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बेसिकली इतने सारे मटेरियल्स होते हैं केमिस्ट्री के थ्रू जो हमें मिले हैं, जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करते हैं, ठीक है। जैसे सोप बन गया, हम नहाते हैं तो अच्छा साबुन से नहाते हैं, तो साबुन कैसे आया? केमिस्ट्री की देन है, ठीक है। दिस इज exemplified by the large scale production of a variety of fertilizer, improved variety of pesticide, insecticide। देखो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं खेतों में, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल, इंसेक्टिसाइड समझ रहे हो ना, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े
और साइट मतलब उनको मारने वाली दवाई। तो इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारने वाली दवाई, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने वाली दवाई। तो बहुत सिंपल है। कैसे बनाते हैं इन दवाइयों को, कैसे बनाते हैं? केमिकल्स की मदद से तो बनाते हैं, यानी केमिस्ट्री की देन है ये भी। ठीक है। Chemistry provides method for isolation of life-saving drugs from natural source and makes possible synthesis of such drugs. Some of these drugs are cisplatin and Taxol. देखो केमिस्ट्री की मदद से हमने क्या करा, कई बार हम पेड़ों से बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स निकालते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स निकालते हैं पेड़ों से। ठीक है। और उन पेड़ों से उन कंपोनेंट्स निकाल के उनकी दवाइयाँ बनाई जाती है, और ये दवाइयाँ बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर इन्होंने 2 ड्रग्स दे रखे हैं, सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल। ये जो ड्रग्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कैंसर थेरेपी में। देखो किसी को अगर कैंसर हो जाता है तो कैंसर के दौरान क्या करा जाता है, कैंसर के दौरान क्या करा जाता है, अलग अलग ट्रीटमेंट चलाए जाते हैं। तो उसमें से एक ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी। कीमो यानी कि केमिकल, थेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट। तो केमिकल्स के थ्रू ट्रीटमेंट जब दिया जाता है कैंसर पेशेंट को, उसको बोल देते हैं हम क्या, कीमोथेरेपी। ठीक है। तो कीमोथेरेपी में इन ड्रग्स का यूज़ होता है। ठीक है। साथ ही साथ एक ड्रग है एजेटी। ठीक है, एजिटोथाइमिडाइन। ये जो ड्रग्स है एजिटोथाइमिडाइन, बेसिकली ये ड्रग्स का यूज़ होता है एड्स के पेशेंट पे। एड्स समझते हो ना, एड्स एक बीमारी है, एसटीडी है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से ही फैलती है। पर एड्स जो है इसका हमें पता है कि एसटीडी तो है, लेकिन ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलती है, यानी कि अगर ब्लड इधर से उधर अगर कहीं से ट्रांसफ्यूज हो जाता है गलती से तो भी एड्स हो जाता है। और एड्स कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, कौन करता है एड्स को? एड्स का वायरस है HIV। एड्स का वायरस कौन है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन। हमने जैसे समझा कि नेशन की ग्रोथ में केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, एक नेशन की ग्रोथ का, क्योंकि दवाइयाँ बनेंगी तभी तो लोग हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो काम काज कर पाएंगे, काम काज कर पाएंगे तो टैक्स देंगे, टैक्स देंगे तो सरकार पे पैसा आएगा, सरकार पे पैसा आएगा तो सरकार क्या करेगी, लोगों के ऊपर खर्च करेगी, सड़कें बनाएगी, बिजली लेकर आएगी, डैम बनाएगी, सारी की सारी चीज़ें करेगी। तो सारा का सारा इनडायरेक्टली कहाँ से जुड़ गया है? केमिस्ट्री से जुड़ गया है। ठीक है। वहीं अगर बात करें तो विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल इट हैज़ नाउ बिकम अ पॉसिबल डिजाइन सिंथेसिस अ न्यू मटेरियल हैविंग अ स्पेसिफिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिस्ट्री की प्रॉपर प्रिंसिपल को समझ के अब क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक, ऐसे ऐसे डिवाइस बना रहे हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में यूज़ कर सकते हैं। कि एग्जाम्पल इसका यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ वाले चीज़ें, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर्स आपने सुना होगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करा जाता है। देखो पहले क्या करते थे, जो इंटरनेट वगैरह होता था वो कैसे जाता था, वो जाता था वायरलेस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। मतलब एक टावर से दूसरे टावर, टावर का काम यहाँ पर रहता था एम्पलीफाई करना, नेटवर्क को एम्पलीफाई कर देना, उसको पावर दे देना। लेकिन अब ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कर रहा है तो अब ये बहुत ज़्यादा स्पीड से नेट ट्रांसफॉर्म होता है, इधर से उधर डेटा बहुत स्पीड से ट्रांसफॉर्म होता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर जब लग जाता है तो उसमें डेटा स्पीड, नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा आती है। तो एक केमिस्ट्री का ही तो योगदान है, क्योंकि केमिस्ट्री की मदद से तो हमने वो फाइबर बनाया है, वो पॉलीमर बनाया है। ठीक है, कंडक्टिंग पॉलीमर बनाए जाते हैं। केमिस्ट्री हैज़ अ हेल्प इन द एस्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड लाइक एसिड्स, एल्कलीज, डाइस, पॉलीमर, मेटल्स, ये सब चीज़ें जैसे हमने अभी समझी। इन सब चीज़ों में मतलब जो फैक्ट्रीज ये सब चीज़ें बनाती हैं, बहुत सारे सामान होता है, एसिड से रिलेटेड, बेस से रिलेटेड सामान होता है, पॉलीमर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये हमें केमिस्ट्री के थ्रू ही मिलती है। केमिस्ट्री के थ्रू ही, केमिस्ट्री के लॉस को ही अप्लाई करके हम इन चीज़ों को बना पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी जो देश की इकोनॉमी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिस्ट्री का इस चीज़ में। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार होते हैं लोगों को, वो भी देती है केमिस्ट्री। ठीक है, अरे केमिस्ट्री में कोई फैक्ट्री बनेगी तो तभी तो लोग वहाँ पर काम करेंगे, तभी तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को या किसी को भी। इन अ रिसेंट ईयर, पिछले कुछ सालों को अगर हम देख लें, केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन डीलिंग विद सम ऑफ द प्रेसिजिंग एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस। सेफर ऑल्टरनेटिव टू इन्वायरमेंटली हैजार्डर रेफ्रिजरेंट लाइक CFC रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीमेशन। देखो हर चीज़ के नेगेटिव तो होते ही होते हैं, कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती और कोई भी चीज़ 100% गलत नहीं होती। हमेशा 50-50 रहता है और आपको भी हमेशा 50-50 रहना होता है हर चीज़ की तरफ। यहाँ पर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो मैंने आपको काफ़ी फ़ायदे बताए केमिस्ट्री के, अब थोड़े नुकसान भी बता देता हूँ। सुनोगे नुकसान तो सुन लो।
अगर खेतों में केमिकल्स का इस्तेमाल करोगे, हाँ सही बात है, आपके कीड़े मर जाएंगे, आपके पेस्ट वगैरह मर जाएंगे, लेकिन लेकिन आपको भी तो बुरा असर पड़ सकता है। केमिकल जो डाल रहे हैं वो केमिकल्स आपके फ्रूट में भी तो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, आपके रूट के थ्रू, और फ्रूट में चले गए रूट के थ्रू तो आपके मुंह में, पेट में, ब्लड में जाएंगे। ये पेस्ट वगैरह आपकी बॉडी में जा सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। चलो बॉडी में भी नहीं गए, प्लांट के ऊपर छिड़के, बारिश आई, वो सारे के सारे कहाँ चले गए? मिट्टी में चले गए। मिट्टी में चले गए, बारिश फिर आई, मिट्टी से कहाँ चले गए? नहर में चले गए। नहर यानी कि कैनाल, कैनाल से कहाँ चले गए? वो चले गए नदी में, और नदी में सारे केमिकल्स जब पहुँच गए तो वहाँ पर उन्होंने एल्गल, बहुत सारी एल्गी का फॉर्मेशन करा, काई का फॉर्मेशन करा, इसी को तो हम एल्गल बूम बोलते हैं। ये सब केमिस्ट्री का नुकसान है, केमिकल्स के नुकसान। वहीं दवाइयों की बात करूँ, अब मैंने बताया कि दवाइयों से हमें इतना फ़ायदा मिलता है, इतने सारे लोग ठीक होते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी तो होते हैं। कई लोग खाते हैं दवाई सर दर्द ठीक करने के लिए, लेकिन लीवर ख़राब हो जाता है। ऐसा होता है, हर किसी की बॉडी में साइड इफ़ेक्ट नहीं आते, पर साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ और कहीं डिसएडवांटेज की, तो एक बड़ा डिसएडवांटेज इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, इसको समझते हैं। देखो मैं फिर बता दूँ, मैं यहाँ पर 11th और 12th के बच्चों के बेसिक चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए इस चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एकदम बेसिक चीज़, लाइन टू लाइन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, लाइन टू लाइन। कईयों को बोरिंग लग सकता है, पर मैं लाइन टू लाइन ही चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, ताकि कल के दिन कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला भी यहाँ पर हो तो उसको भी चीज़ें अच्छे से समझ आए, उसको भी पढ़ाई अच्छे से समझ आ पाए। क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी है सब कुछ आपके लिए, मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही आपका सारा पेपर बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर जगह का। तुम समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ इन्होंने, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ तुमको। देखो, एक गैस है जिसको हम बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। वही मैं बात करता हूँ, हमारे एटमॉस्फेयर में एक सुंदर सी प्यारी सी एक लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं ओजोन, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ये ओजोन होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ये ओजोन क्या करती है, जो हार्मफुल सन की रेज हमारी पृथ्वी में आती है ना, उसको थोड़ा सा ना बोल सकते हैं हम छान देती है, साफ कर देती है, कम नुकसानदायक बना देती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से निकलती है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, स्किन कैंसर कर सकती है, स्किन डिजीज़ कर सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज शुरू कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। लेकिन ये ओजोन लेयर क्या करता है, उस अल्ट्रावायलेट रेज के जो भी हार्म या हैजार्डस चीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो मतलब बेसिकली जो ओजोन लेयर है ये हमारे लिए अच्छी है। लेकिन घरों में आप एक जो कंडेंसर वगैरह का, एसी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से क्या होता है, इनमें से गैस निकलती है जिसको हम CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब यूज़ करी जाती है, अच्छा फ़ायदा है, चलो आपको ठंडा लग रहा है, सब कुछ सही है। तो अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होगी, सीधा सीधा जाएगी कहाँ पर, ओजोन लेयर के पास में। ओजोन लेयर के पास जैसे ये जाती है तो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ना, हमारा जो सन होता है, हमारा जो सन है, सन सन वैसे सन ओजोन से भी ऊपर होगा, लेकिन मैं इसको यहीं पे बना सकता हूँ डिस्प्ले के हिसाब से। इस सन इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तोड़ देता है, और इसमें से निकलता है क्या, इसमें से निकलता है सी सॉरी Cl, इसमें से निकलता है क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जब अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती है तो उसमें से क्लोरीन निकलता है, क्लोरीन टूट जाता है, अलग हो जाता है। अब ये क्लोरीन रिएक्ट होता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ में। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट होता है तो ये O3 को तोड़ना शुरू कर देता है, O3 को तोड़ना शुरू कर देता है, मतलब ओजोन लेयर को तोड़ना शुरू कर देता है। ओजोन लेयर टूटेगी तो पतली होगी, पतली होगी तो हमें नुकसान होगा, हमारे पास डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, और जिससे हमें क्या हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो इसका तोड़ ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बंद करो। और काफ़ी कंपनीज ने भी एक अच्छी खोज करी है कि इन्होंने क्या करा है, ऐसे पेंट बनाए हैं जो पेंट क्या करते हैं, जब सन की लाइट मकान पे किसी घर में पड़ती है तो वो पेंट क्या करते हैं, सन की लगभग लगभग 95% जो हीट रेज होती हैं, जो लाइट की रेज होती है, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस कारण घर का अंदर का कमरा ठंडा बना रहता है, ठीक है। तो इसका तोड़ है, इन पेंट को जल्दी लाना पड़ेगा। ये कुछ इंजीनियर्स इसको ढूंढ रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट इसको ढूंढ रहे हैं, काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम कर दिया, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जल्दी से जैसे ही आ जाएगा तो इन गैसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर ऑटोमेटिकली ठंडे रहेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब आगे आते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं।
However, many big environmental problem continues to be a matter grave a concern to the chemist. बहुत सारी केमिकल्स की मदद से क्या हो रहा है, केमिकल्स की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। उनमें से एक ये ओजोन लेयर भी इन्वायरमेंटल ही प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। देखो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, कुछ गैसेस होती हैं लाइक मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और वो और भी कुछ गैसेस होती हैं। इन गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट से। आपने इतनी बार सुन लिया ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस, कुछ नहीं होता ग्रीन हाउस। मैं समझाता हूँ ग्रीन हाउस होता क्या। देखो वापस आ जाते हैं, एक वाइट स्क्रीन में आते हैं वापस से, समझते हैं ग्रीन हाउस होता क्या है। देखो बहुत ध्यान से समझेंगे ग्रीन हाउस होता क्या है ग्रीन हाउस के पीछे। देखो ग्रीन हाउस समझ लिया आपने अभी कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं। ग्रीन से बना देता हूँ, वैसे ग्रीन से कोई लेना देना नहीं होता इनका। CO2 और मीथेन यानी कि CH4, ये दो और भी गैसेस होती हैं, अभी मैं दो का यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। ये हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। और ये है हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ है, अर्थ बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी अर्थ है। अरे हमारी अर्थ में ये ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारी अर्थ के सरफेस में रहती हैं। अब होता क्या है कि दिन के टाइम पे जो सनलाइट आती है, ये सनलाइट आती है हमारी अर्थ पे फॉल होती है, ठीक है, हमारी अर्थ में फॉल होती है सनलाइट। अब लेकिन जब दिन के बाद शाम को सन चला जाता है, देखो दिन में लाइट आई तो अर्थ गर्म हो गई, अर्थ में हीट आ गई। लेकिन जब सन चला जाता है, जो हमारे सबसे पास का स्टार है, जब ये चला जाता है तो अर्थ बहुत स्पीड से ठंडी होनी शुरू हो जाती है, कोल्ड आना शुरू हो जाती है। और अगर अर्थ ज़्यादा कोल्ड हो गई, तो फिर क्या होगा, हम सब जम जाएंगे। हम सब क्या हो जाएंगे, हम सब एकदम मतलब ठंड से मर जाएंगे। तो कौन हमें बचा के रखता है, हमें बचा के रखते हैं ये गैसेस। ये क्या करती है, सन जब दिन में रहता है तो सन की कुछ हीट को ये अपने पास रख लेती है। जब सन चला जाता है तो इनकी हीट, जो सन की हीट होती है, इन गैसेस के थ्रू वो क्या कर रहती हैं, अर्थ में बनी रहती हैं। ये गैसेस उन हीट को अर्थ में बनाए रखती हैं। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब इन गैसेस के थ्रू सन की हीट को सन के जाने के बाद भी बनाए रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन जब क्या होता है कि हम ओवर यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, कि हम सड़क में पॉलीथीन जला रहे हैं, अपने घर के अगल बगल खेतों में पॉलीथीन जला रहे हैं, हम उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा चला रहे हैं, तो ये जो गैसेस हैं, जैसे कि खास तौर पे ये CO2, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग गई है। इसका अमाउंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ेगी तो क्या होगा, ये कुछ ज़्यादा ही सन की हीट को अपने पास रोक के रखेगी। भाई थोड़ी बहुत रोक के रखेगी तो अच्छी बात है, हमें जमने से बचाएगी। लेकिन ज़्यादा रोकेगी तो क्या होगा, अर्थ गर्म होगी, अर्थ कुछ ज़्यादा ही गर्म होगी, अर्थ गर्म होनी शुरू हो जाएगी, गर्म होनी शुरू हो जाएगी। और जब अर्थ ज़्यादा गर्म होनी शुरू हो जाती है तो इसी को तो बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल मतलब अर्थ, और वार्मिंग मतलब अर्थ का गर्म हो जाना। समझ गए हो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, हमें प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग से। हमें प्रॉब्लम किससे है, ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो इस थोड़ी प्रॉब्लम्स है। आप सब जाओ अच्छे फील्ड में जाओ, केमिस्ट्री के फील्ड में जाओ, कोई बढ़िया अच्छे फील्ड में जाओ, और इन सब चीज़ों का तोड़ ढूंढो भाई कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हम यूज़ कर इंजाइम्स का यूज़ होता है बॉडी में। इंजाइम्स होती है ना बॉडी में, ये एक बायोलॉजिकल चीज़ होती हैं। ये बॉडी में इंजाइम क्या करती है, इसकी खोज कोहनी ने करी थी। ये इंजाइम बॉडी में क्या करती है, जैसे कि मान लो डाइजेस्टिव इंजाइम है, तो डाइजेस्टिव इंजाइम क्या करेगी, खाने को ब्रेक डाउन करती है, जो मैक्रो पार्टिकल होते हैं फूड में, उसको कन्वर्ट करती है माइक्रो पार्टिकल में, छोटा छोटा तोड़ देती है, छोटा छोटा। तो इसको बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे बॉडी में एंजाइम्स के, ठीक है। अब जो इंजाइम्स है इनका ना, अब कंपनीज थोड़ा आर्टिफिशियल तरीके से भी प्रोडक्शन करती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, घर में अगर आप सेब का जूस बनाओगे, घर में अगर आप सेब का जूस बना रहे हो तो क्या होगा, सेब का जूस बनाने से आप उसको जब बना दोगे तो उस जूस को गिलास में निकालोगे तो देखना सेब के उसमें कुछ ना कण दिखेंगे आपको, छिक्कल वगैरह दिखेंगे, सेब के कुछ पीसेस भी दिख सकते हैं। एकदम प्योर तो नहीं बना सकते आप, प्योर तो होगा वो, लेकिन एकदम सेब के जो भी थोड़े बहुत उसमें पार्टिकल्स होंगे आपको साफ साफ नज़र आ जाएंगे। वही मार्केट में अगर आप कोई जूस वगैरह ले लो, जैसे एप्पी वगैरह होता है, तो उनको देखोगे, उसको गिलास में निकालना है एप्पी को कभी,
चाहे एप्पी या कोई भी सेब का जूस हो, उसको गिलास में निकालना तो उसमें देखना उसमें बिल्कुल भी पार्टिकल्स नहीं होंगे सेब के, वो पूरा जूस ही होगा। रीज़न क्या है, ये क्या करते हैं कंपनीज वाले, दो एंजाइम्स होती हैं पैक्टिनेज एंड प्रोटीज, ठीक है, दो एंजाइम होती है, पीपी नाम से जानते हैं, पैक्टिनेज एंड प्रोटीज, उसको डाल देते हैं, वो एंजाइम ना सारे के सारे जो वैसे पार्टिकल्स होते हैं उनको खा जाती है, ठीक है। तो ये हम करती है कंपनीज, ठीक है, बहुत ज़्यादा करती है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट, ठीक है। बहुत ऐसे चैलेंजेस से निपटने के लिए, जो हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स मैंने बताई, ऐसे चैलेंज से निपटने के लिए इंडिया जैसी कंट्री, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप नहीं हुई है, डेवलप हो रही है, ऐसी कंट्री को बहुत ज़्यादा ऐसे केमिस्ट की ज़रूरत है जो टैलेंटेड हो, ठीक है, और वो ज़रूर इस चीज़ का समाधान निकालें, ठीक है। और इसका समाधान आप लोग ही निकाल सकते हो जो 11th क्लास में है, ठीक है। नए युवा, ये मत सोचो कि बाद में कुछ करेंगे, आप अपनी एज में कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। हमें अच्छे गुड केमिस्ट चाहिए जो इस चीज़ का समाधान निकाले, इन चैलेंजेस जितने भी हैं, इनको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो इन चीज़ को हमें समझना जरूरी है। तो आइए जानते हैं केमिस्ट्री को और अच्छे बेसिक्स से। आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, नेचर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में बेसिक को समझते समझते हम आगे बढ़े हैं और अब हम समझेंगे नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। देखो, मैटर क्या होता है? मैटर बहुत सिंपल, मैटर मतलब हर वो चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जो किसी खाली जगह को घेर रही है। अरे जिस कुर्सी में आप बैठे हो, आप जगह घेर रहे हो ना। या अगर बेड में लेट के पढ़ रहे हो अभी, तो बेड में लेटे हुए हो तो बेड में भी तो जगह घेर रहे हो। कौन सी चीज़ है बताओ जो जगह नहीं घेर रही है? आपके सामने रखी हुई प्लेट, थाली, या आपके सामने रखी हुई पानी की बोतल, आपके सामने रखी हुई अलमारी, कुछ भी जो भी आपके सामने अगर अभी है, तो सबके सब जगह घेर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ अब जगह नहीं घेरती? तो हम बोल सकते हैं कोई थॉट्स हमारे दिमाग में, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, ये जगह नहीं घेरते। वैसे कहीं ना कहीं देखें तो जगह तो ये भी घेर रहे हैं। दिमाग में घेर रहे हैं वो बात अलग है, पर आपकी जो फीलिंग्स होगी किसी के प्रति, वो भी जगह नहीं घेरती। पर हम अभी बात करेंगे मैटर की। तो हर वो चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको मैटर बोलते हैं। और इसके पास मास, देखो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है तो उसके पास मास तो होगा ही, ठीक है। तो हर वो चीज़ जिसके पास मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैटर, ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ये सब के सब क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब के सब क्या है? वो सब मैटर है, ठीक है। यू नो दे हैव द मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, सबके पास मास है, सब स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेट अस रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर विच यू लर्न योर प्रीवियस क्लासेस। तो इन्हीं इस जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़े थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें जानी थी कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बाकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई थी, लाइक प्लाज्मा, ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैटर की 4th स्टेट। पर इन सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे अब, अभी हम जो प्रॉपर ढंग से प्रूफ हो रखी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपके आसपास जो मैक्सिमम अभी स्टेट होगी मैटर की, वो सॉलिड होगी, ठीक है। तो सॉलिड बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है अपने पास, ठीक है। वैसे एयर भी हर जगह ही है, पर सॉलिड भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, मैटर की 3 स्टेट होती हैं। इनको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। जो ये सॉलिड और लिक्विड और गैस है, इनको हम और अच्छे तरीके से कैसे समझेंगे? देखो, अब इसको हम ना बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कैसे समझेंगे इसको हम? डायग्राम के थ्रू। यहाँ कहीं इन्होंने एक डायग्राम दे रखा होगा, उसको हम समझते हैं। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये रहा। देखो क्या होता है, अब इसको समझते हैं। जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड, जैसे कि ये है सॉलिड, इस सॉलिड में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास पास चिपके हुए होते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर वेरी क्लोजली, बहुत पास पास चिपके हुए होते हैं। जैसे इसमें चिपके हुए ना, ये गोल गोल से आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये गोल गोल से आपके सारे इसके अंदर के पार्टिकल्स है। जैसे कोई ईंट है, पत्थर है, वो एकदम टाइट रहता है, सॉलिड रहता है। क्यों? उसके अंदर के पार्टिकल्स आपस में एकदम से पास पास चिपके हुए हैं, इसलिए उसको सॉलिड बोलते हैं। वही लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस की बात करूँ तो गैस में क्या होता है? गैस में थोड़ा ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको समझते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस को। अगर प्रॉपर डेफिनेशन इसकी कोई बोलेगा सुनाने के लिए, तो यही सुनानी पड़ेगी आपको। फिर प्रॉपर्टीज में आएगा कि इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, सेफ, ऐसे सब चीज़ें जो होगी वो भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं इसको लाइन टू लाइन, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर से।
पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोजली टू ईच अदर इन सॉलिड। हमें पता है सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, ठीक है। वहीं बात करूँ तो लिक्विड में भी पास होते हैं। देखो सॉलिड में इतने पास होते हैं कि उन पे फ्रीडम ही नहीं होती मूव करने की, नॉट, ठीक है। वहीं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी क्लोजली होते हैं, लेकिन ये हिल सकते हैं अपने आसपास, थोड़ा हिल सकते हैं, मतलब इधर उधर मूव कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये हिल तो सकते हैं, ठीक है। सॉलिड के तो हिल ही नहीं सकते, वो बस अपनी जगह पे वाइब्रेट होते हैं, वो हिल नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत मूव नहीं कर सकते, ये मूव कर सकते हैं लिक्विड वाले। और गैस की बात करूँ तो गैस के तो इतने दूर दूर होते हैं कि भाई या तो पता नहीं दूर दूर घूम घाम के भी आ जाएंगे, इतने दूर दूर होते हैं, ठीक है। Because of such arrangement of particle, different states of matter exhibit the following characteristic। तो इन्हीं की वजह से कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलती है इनमें। जैसे कि सॉलिड जो होता है उसका ना फिक्स्ड होता है वॉल्यूम भी, और फिक्स्ड होता है शेप भी। भाई अगर एक पत्थर की बात करूँ तो उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है ना, वो पत्थर जितनी जगह घेर रहा है उतनी घेरेगा। ऐसे तो नहीं मैं उसको पिचकाऊंगा तो उसकी जगह थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, पत्थर को नहीं पिचका सकते ना, एकदम सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ उसके शेप की, तो कोई रेक्टेंगुलर शेप का पत्थर है, ठीक है, या आपका कोई टिफिन बॉक्स है, मान लो गोल गोल टिफिन बॉक्स है, तो जितनी जगह आपकी टिफिन बॉक्स घेर रहा है उतनी घेरेगा हमेशा। साथ ही साथ आप अपने टिफिन बॉक्स में मुक्का मक्का मार के या उसको नीचे पटक के उसका शेप तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली फिक्स्ड होती है वॉल्यूम भी, और शेप भी एकदम फिक्स्ड होती है सॉलिड की। लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, लिक्विड का जो ये वॉल्यूम होता है ये होता है एकदम डेफिनेट फिक्स्ड होता है, लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 5 ml पानी है एक कटोरी में, मैंने 5 ml पानी लिया, 5 मिलीलीटर मैंने एक कटोरी में पानी लिया। अब उस पानी को मैंने गिलास में डाल दिया, उसी 5 ml पानी को मैंने गिलास में डाल दिया। तो पहले पानी की शेप कैसी थी, कटोरी की जैसी थी उस लिक्विड की। फिर उस पानी की शेप कैसे हो गई, गिलास की तरह होगी, गिलास में डालते। फिर मैंने गिलास उसको बॉटल में डाल दिया, फिर बॉटल की शेप ले ली उसने। तो शेप बदलता रह रहा है ना लिक्विड, शेप लिक्विड बदल देता है। तो इसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, वो डेफिनेट नहीं होती। इसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है लिक्विड की, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। क्योंकि जब कटोरी में पानी था तभी भी 5 ml था, जब पानी मैंने गिलास में डाल दिया तो गिलास में भी वो 5 ml था, जब मैंने उसको बॉटल में डाल दिया तो भी वो कैसा था, 5 ml था। तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आया। वहीं अब आगे मैं बात करता हूँ, सॉलिड की बात कर दी हमने, लिक्विड की बात कर दी, ठीक है। अब गैस की भी बात कर लेते हैं। गैस तो बिल्कुल अलग ही है, इस दुनिया की है ही नहीं, समझ लो, ये पूरी अलग है। इसका ना वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, नहीं इसका शेप फिक्स्ड होता है, ठीक है। कभी इसका वॉल्यूम में वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है, और शेप तो आपको पता ही है, एक हवा आप गुब्बारे में भरोगे तो वो गोल गोल रहेगी, ठीक है। हवा अगर आप किसी के, चलो छोड़ो, हवा तो आप कहीं भी भर सकते हो, लेकिन गुब्बारे का शेप मानो अलग अलग है। किसी गुब्बारे में आपने हवा भरी तो गोल गुब्बारा भर गया। अगर हार्ट शेप वाला गुब्बारा, गुब्बारा समझते हो ना, बैलून, अगर हार्ट शेप वाला बैलून है तो आप उसमें भरोगे तो हार्ट शेप ले लेगी गैस। तो शेप तो उसकी फिक्स होती नहीं है, वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं होता। अब हमने तीनों स्टेट की थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी भी जान ली। अब हम जानते हैं कि इन स्टेट के बारे में कुछ और चीज़ें हम जानते हैं कि और चीज़ें क्या समझ सकते हैं। देखो और चीज़ें क्या है, जैसे कि तीनों की तीनों जो स्टेट है ना, ये होती है इंटर कन्वर्टिबल। ये कैसी होती है, इंटर कन्वर्टिबल, कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड गैस बन सकता है। एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, फ्रीज में रखी हुई बर्फ़ जो है वो सॉलिड है, उसको बाहर निकाल के फेंक दो, वो बन जाएगी थोड़ी देर बाद लिक्विड। और थोड़ी देर बाद मान लो तुमने धूप में उसको रख दिया उस लिक्विड को, तो धूप क्या होगी, उस लिक्विड में वो फॉल होगी, जिस कारण वो लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, इवेपोरेट होके, ठीक है। समझ रहे हो ना, एक बर्फ़ है उसको मैंने बाहर निकाला फ्रिज से और अपने छत में रख दिया, थोड़ी देर बाद वो बर्फ़ पिघल के पानी बन जाएगी। लेकिन छत में मेरी तेज़ धूप आती है, तेज़ धूप की वजह से क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, तो वो क्या बन गया, गैस बन गया। तो एक कन्वर्टिबल होती है। अब गैस बन गया, अब वो गैस कहाँ जाएगी, आसमान में जाएगी। आसमान की में जाने के बाद वो अर्थ से दूर हो जाएगी, और अर्थ से दूर हो जाएगी तो ग्रीन हाउस गैसेस से भी दूर हो जाएंगी, और ग्रीन हाउस गैसेस से भी दूर हो जाएंगी तो यानी कि वो ऊपर जाके ठंड, क्योंकि नीचे तो नीचे है ना ग्रीन हाउस गैसेस, तो नीचे गर्मी बना रखी है। जितना ज़्यादा हम अर्थ से दूर दूर जाते हैं उतना ज़्यादा ठंड बढ़ती रहती है। टेम्परेचर देखो ना, पहाड़ों में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पे ठंड ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि आप अर्थ से दूर चले गए हो, अर्थ गर्म है। अर्थ गर्म है किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अब ऊपर पर गए, ऊपर तो ग्रीन हाउस गैसेस है ही नहीं, तो ऊपर जैसे आप जाते हो, या कोई भी जो पानी मैंने छत में रखा था वो उड़ गया था हवा में, तो वो जैसे ही ऊपर जाएगा वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वो वापस क्या बन जाएगा, वो गैस से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और मान लो ऊपर अगर ज़्यादा ही ठंडा है तो वो लिक्विड से बर्फ़ बन जाएगा। जब बारिश के टाइम पे आपने देखोगा पानी के साथ साथ वो ओले भी गिरते हैं, तो देखो वही रिवर्स हो गया, वही चीज़ रिवर्स हो गई। यानी कि सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, और वापस उस गैस में ऊपर जाके लिक्विड, और फिर बर्फ़ बन गई, फिर वो बर्फ़ नीचे आ गई। अब उस बर्फ़ को उठा के फ्रिज में नहीं रखना,
ठीक है, वो अच्छे पानी से रखो बर्फ़। अभी बारिश का पानी साफ़ होता है, पर ऐसा नहीं कि तुम बाहर छत में बाहर जा रहे हो, ओले गिर रहे हैं, ओले उठा के आप उनको उठा के फ्रीज में रख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्या करो, फ्रिज जमा लो ना, बर्फ़ जमा लो, क्या आफत आ रही है तुमको? अब थोड़ी ना तुम बर्फ़ उठा रहे हो और खेत वगैरह से और सड़कों से और उसको फ्रिज में रख रहे हो कि आसमान से गिरी है याली बर्फ़ का सौदा लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कैसे क्लासीफाई करा हुआ है, ठीक है। देखो, पहले आप ना इस फ्लो चार्ट को देख लो, यहाँ पे इन्होंने फ्लो चार्ट दे रखा होगा, ये वाला फ्लो चार्ट। ठीक है, देखो चार्ट से आपको चीज़ें समझनी होती है, चार्ट को देखो फिर खुद बनाने की कोशिश करो, मैं गारंटी देता हूँ आपको फ़ायदा मिलेगा। चार्ट से हमेशा फ़ायदा मिलता है, बल्कि एग्जाम में भी चार्ट बनाया करो। ठीक है, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है याद करने के लिए। देखो, मैटर को डिवाइड करा हुआ है, मैटर को डिवाइड करा हुआ है दो हिस्सों में, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। फिर जो मिक्सचर है उनको भी डिवाइड करा हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करा हुआ है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो, इसको समझते हैं। देखो, हमें पता है कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर की सिंपल डेफिनेशन हम देखते हैं कि मिक्सचर मतलब कि जब हम दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मिक्सचर मतलब दो चीज़ों को सिंपल मिक्स कर देना, उसको मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी है, पानी में 2 बूंद नींबू की डाल दी तो बन गया नींबू पानी। तो नींबू पानी क्या है? मिक्सचर। नींबू पानी क्या है? मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, दो पार्टिकल्स को या दो किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इन एनी रेशियो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी रेशियो। मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको नींबू की 4 बूंद ही डालनी है और पानी आपको 5 ml ही लेना है तब जाके नींबू पानी बनेगा, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नींबू की कई बार आप 5 बूंद डाल दो, कई बार पूरा नींबू डाल दो, कई बार पानी बहुत कम रखो, वो ऐसा कुछ बनेगा, नींबू पानी बनेगा, नींबू पानी। तो मिक्सचर में रेशियो की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेशियो वाला ख्याल याद रखना, वरना मिक्सचर की डेफिनेशन आपकी गलत हो जाएगी। मिक्सचर मतलब दो सब्सटेंस को जब हम मिला देते हैं इन एनी रेशियो, मतलब रेशियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को कितना भी ले सकते हैं, मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, अब मिक्सचर जो होता है अब आपका, ये होता है दो प्रकार का, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। क्या होता है दोनों को समझते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ इसको, यहाँ पर आपको समझाता हूँ इसको। देखो, दो मिक्सचर हमने समझे, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और एक होता है हेट्रो। ठीक है, इसको समझते हैं क्या होते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, मान लो कोई भी वेसल है, कोई भी एक बर्तन है, और इधर भी मैं एक बर्तन बना देता हूँ। ठीक है, कोई भी बर्तन है, इस बर्तन में मान लो होमो की बात करते हैं, मैंने क्या करा, पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया मैंने इसमें। अब इस पानी में मैंने क्या कर दिया, 2 बूंद नींबू की डाल दी, 2 बूंद नींबू की डाल दी। तो क्या होगा, होमोजीनियस में क्या होगा, जो मैंने नींबू की बूंद डाली है इस पानी में, वो ढंग से इसमें मिक्स हो जाएगी, ढंग से, एकदम ढंग से मिक्स हो जाएगा, एकदम ढंग से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, मैंने 2 बूंद नींबू की डाली, अब फिर मैं इस पानी में देख रहा हूँ तो मुझे नींबू का रस अलग दिख रहा है और पानी अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। होमोजीनियस में जिन दो चीज़ों को मिलाते हैं, जिन दो चीज़ों को मिलाते हैं वो ढंग से मिक्स हो जाती है, उसी को बोलते हैं होमोजीनियस। मतलब कि कंप्लीटली मिक्स हो जाती है वो दोनों चीज़ें, उसको होमोजीनियस बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस, मान लो मैंने दो चीज़ों को मिलाया, एक मिलाया मैंने थोड़े बहुत पत्थर, स्टोन्स, और दूसरा मैंने मिला दिए थोड़े बहुत चावल, राइस, राइस मिला दिया। अब इनको मैंने क्या कर दिया, ऐसे 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 करके घुमा दिया। अब इन चावल और पत्थर को मैं आपस में मिला दूं, कितना भी घुमा दूं, लेकिन जब आप आंखों से देखोगे तो आपको पत्थर अलग दिख जाएंगे, चावल अलग दिख जाएंगे। होता है ना ऐसा, चावल में जो पत्थर रहते हैं तो उनको निकालते हैं हाथों से, भाई रहेंगे क्यों नहीं चावल में पत्थर? अरे खेत से आए हैं, मिट्टी से आए हैं, किसी आसमान से तो नहीं आए कि पत्थर नहीं होंगे, मिट्टी में ही तो उगे हैं, पत्थर में ही तो उगे हैं, तभी तो चावल उगे हैं, तो पत्थर आना लाजमी है, तो छानने कोई गलत बात नहीं है उसमें, तो उसमें पत्थर होते हैं। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मतलब जब दो जिन चीज़ों को मिला रहे हैं वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं।
तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को हमने समझा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। बाकी इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, क्या हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या दे रखा है, हेट्रोजीनियस के एग्जांपल में इन्होंने दे रखा है कि जैसे कि जो अनाज होता है, ग्रेन जो होता है, उस ग्रेन में या पल्सेस में, दालों में जो कुछ डर्ट्स होती हैं, या ज़्यादातर ऑफन मतलब ज़्यादातर पत्थर ही होते हैं, तो जो पत्थर वगैरह होते हैं किसी दाल वगैरह में, वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। तो ये इन्होंने कुछ बातें बता रखी हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि जब भी ये मिक्सचर होते हैं ना, इन मिक्सचर को बहुत आसानी से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे कि चावल में पत्थर है तो हाथ से उठा देंगे, हैंड पिकिंग कर देंगे, ठीक है। और फिल्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि नींबू पानी बनाया तो नींबू के कुछ बीज गिर गए मान लो, तो उसको सिंपल छन्नी से हम छान सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेट कर सकते हैं। ऐसी एक टेक्निक होती है क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, मतलब छानना थोड़ा बड़े पैमाने पे। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल होता है इन चीज़ों को अलग करना, ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, छोटे मोटे मेथड से हम इनको अलग कर देते हैं मिक्सचर को, ठीक है। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। मैटर प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में भी होते हैं। मिक्सचर एक तो मिक्सचर की फॉर्म में होता है मैटर, और मिक्सचर दो प्रकार के तो हमने पढ़ लिए, और मैटर दूसरे प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में होता है। प्योर सब्सटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम इनको ध्यान से समझते हैं। देखो, प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर से अलग हैं। मिक्सचर से अलग क्यों हैं? बिकॉज दे हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। वहाँ पर मैंने एक बात बोली थी, याद रखना, इन एनी रेशियो, मतलब किसी भी कंपोजिशन में, किसी भी रेशियो में हम मिक्सचर बना लेते हैं। मतलब नींबू की कितनी भी बूंद डालूंगा मैं पानी में, बनेगा नींबू पानी ही, ज़्यादा कुछ रोल नहीं निभाता कि इतनी बूंद डालनी, यही करना है। लेकिन प्योर सब्सटेंस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर फिक्स्ड प्रोपोर्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कॉपर का, तो कॉपर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होने चाहिए, वरना फिर उसको कॉपर नहीं बोलेंगे। भाई नींबू पानी में अगर दो चार बूंद कम भी पड़ जाए तो बोलेंगे तो नींबू पानी ना, लेकिन कॉपर में ऐसा नहीं है। कॉपर में, सिल्वर में, गोल्ड में, वाटर में, ग्लूकोज में, ये कंपोजिशन एकदम फिक्स रहनी चाहिए, तभी इनको प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। भाई ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6, अगर मैं C6H6 और O12 कर दूं, उसको घुमा फिरा दूं, तो वो ग्लूकोज नहीं कहलाएगा ना, वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहला सकता, क्योंकि प्योर सब्सटेंस वही है जो हमेशा फिक्स रहते हैं। C6H12O6 ही ग्लूकोज कहलाएगा, इसको चेंज करोगे तो वो ग्लूकोज नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एकदम फिक्स्ड। तो ये है फिक्स कंपोजिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी अगर कोई भी डेफिनेशन आ गई तुम्हारी प्योर सब्सटेंस की और तुमने ये लाइन लिख दी ना, है फिक्स कंपोजिशन, तो समझ लो नंबर मिल गया वहीं पर, ठीक है। तो ग्लूकोज का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल दे रखा है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एकदम फिक्स रेशियो में एक दूसरे से मिलते हैं, तभी जाके क्या बनता है, पानी बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। 2H लेते हैं, एक ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, 3:1 के रेशियो के हिसाब से, तो तभी जाके पानी बनता है, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, इनको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल मेथड से। सिंपल फिजिकल मेथड से हम इनको सेपरेट भी नहीं कर सकते कि मतलब कॉपर को तोड़ दिया। अब कॉपर की एक रॉड है, सॉरी, कॉपर की जो रॉड है उसको मैं तोड़ूंगा तो वो दो टुकड़े हो जाएंगे, तो दोनों टुकड़े हैं वो दोनों ही तो कॉपर ही कहलाएंगे। ऐसा तो नहीं कि एक टुकड़ा आप गोल्ड बन गया, एक टुकड़ा आप कुछ और बन गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। इनको मतलब सिंपल फिजिकल मेथड से तो अलग कर ही नहीं सकते, इनमें कुछ केमिकल्स के थ्रू, रिएक्शन के थ्रू इनमें कुछ चेंज कर सकते हैं, ऐसे सिंपल तरीके से नहीं कर सकते। तो समझ गए ना प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिक्स्ड होना चाहिए इनका कंपोजिशन। अब प्योर सब्सटेंस को दो हिस्सों में बांट दिया इन्होंने फिर से, एक होता है एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स। नाम से ही पता चल रहा है, एलिमेंट्स मतलब यही कॉपर गोल्ड वगैरह सब कुछ, जब भी मिलके कुछ बनाते तो उसको कंपाउंड बोल देते हैं। फिर भी हम इसको समझेंगे थोड़ा ध्यान से। देखो, एलिमेंट का मतलब होता है सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स। जैसे कि हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन में सोडियम के, पोटेशियम के, क्लोरीन के, नाइट्रोजन के एटम्स नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल सेम टाइप के ही एटम्स होते हैं एलिमेंट में। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। द पार्टिकल में एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब जो एलिमेंट्स के पार्टिकल्स हैं वो एटम के और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रह सकते हैं। जैसे कि मान लो H2 कर देता हूँ, तो H2 भी क्या है, एलिमेंट है, लेकिन ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। H2 क्या है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जब दो एटम, सेम एटम जब आपस में मिल जाते हैं उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब दो सेम एटम आपस में मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एटम, दो सेम एटम आपस में मिल रहे हैं, एलिमेंट तो है ही है, एलिमेंट तो है ही है, लेकिन एलिमेंट के अंदर भी हम इसको मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में डालते हैं, दो मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं।
प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तुमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। ये सब किसका एग्जांपल? एलिमेंट्स के, क्योंकि इन पर सेम टाइप के ही एटम्स हैं। सोडियम में सोडियम के ही एटम है, कॉपर में कॉपर के एटम है, सिल्वर में सिल्वर, तो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब जिनमें सेम टाइप का एटम होता है। ठीक है, तो क्योंकि इनमें जितने भी एटम्स हैं वो सब वन टाइप के हैं। ठीक है, सोडियम में सोडियम का एटम है, कॉपर में कॉपर का एटम है, वैसे ही सब में सबके खुद के एटम है, इसलिए इनको एलिमेंट बोल रहे हैं। हाउएवर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। हर एक एलिमेंट के एटम के नेचर अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ, सोडियम का जो एटम है, सोडियम का एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन को देता है, और क्लोरीन का एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो नेचर अलग अलग है ना, नेचर क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सम एलिमेंट सच एज सोडियम, सॉरी ये वाला हो गया, हमें पढ़ना है कहाँ से? यहाँ से, हाँ यहीं से पढ़ना है। सम एलिमेंट्स जैसे सोडियम, कॉपर, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, वेयर एज इन सम अदर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। देखो ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स सिंपल एलिमेंट्स की फॉर्म में रहते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं, समझ रहे हो ना? एच मॉलिक्यूल्स की फॉर्म मतलब कि आपस में मिलकर रहते हैं, जैसे H2 की फॉर्म हो गई, N2 की फॉर्म हो गई, O2 की फॉर्म हो गई, तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। ये सब कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर, जैसे कि ये सब के सब क्या है, देखो ये है सिंपल इनकी एलिमेंट्स वाली फॉर्म, और ये इनकी मॉलिक्यूल वाली फॉर्म। मतलब एलिमेंट मॉलिक्यूल एलिमेंट के अंदर आ रहा है, पर यहाँ पर जब मिलकर, जैसे दो H मिल गए तो बन गया H2, दो ऑक्सीजन मिल गए तो बन गया O2। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, कोई इसमें ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है। अब कंपाउंड की बात करते हैं। मेन आपको बस एलिमेंट याद रखना है कि सेम टाइप का एटम होता है, सिंगल एटम होता है, बाकी किसी चीज़ को याद मत रखो। ठीक है, सीधा आपको जो डिफरेंस पता होना चाहिए वो एलिमेंट और कंपाउंड का पता होना चाहिए, वहीं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का पता होना चाहिए। तो अब कंपाउंड को समझ लेते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर ही आपको एक प्रकार से इनका डिफरेंस ही बता देता हूँ, सिंपल। ठीक है, इधर लिख देते हैं एलिमेंट, ठीक है, राइटिंग को समझ लेना भाई, और इधर लिख देते हैं कंपाउंड। ठीक है, ELEMENT, ठीक है, एलिमेंट, और कंपाउंड COMPOUND। एलिमेंट यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर O2 की, O2 की, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं CO2 की, तो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है? वैसे तो मैंने लिखा हुआ ही है, पर साफ साफ दिख रहा है ना। इसमें सेम टाइप का एटम है आपस में जो मिले हुए हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में मिले हुए हैं। इसमें सेम टाइप कौन से, मतलब कि एक पहला भी ऑक्सीजन है, दूसरा भी ऑक्सीजन है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें एक है कार्बन का एटम और एक है ऑक्सीजन का एटम, तो इसको कंपाउंड बोलते हैं। समझ गए कंपाउंड क्या होता है? जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में मिलकर कुछ चीज़ बनाते हैं उसको कंपाउंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ये एलिमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, ये एलिमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। एलिमेंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें डिफरेंट एटम्स हैं, यहाँ पे सेम सिंगल टाइप का कोई वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। तो कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से जो मिलकर बनता है उसको कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। तो जो कंपाउंड्स है इनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। दोबारा इन्होंने बता रखा है कि सिंपल फिजिकल मेथड से कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, इनको हमें थोड़ा सा अलग मेथड से, यानी हम बोल सकते हैं केमिकल मेथड से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल हो गए कंपाउंड्स के। वाटर यहाँ पर एग्जांपल है, अमोनिया, ठीक है, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, शुगर हो गया यानी कि ग्लूकोज की बात हो, ये सब किसका एग्जाम्पल है? कंपाउंड के एग्जाम्पल है। ठीक है, नोट डेट अ वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइजेज ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है कि ये क्या हो, 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। सिमिलरली अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड कंबाइन विद 1 कार्बन। ठीक है, इसको यहाँ पे आगे लिखा होगा इन्होंने, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर H2O देख रहे हो आप, H2O में क्या है? 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और CO2 में क्या है? एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो यही बात वो लिखी हुई थी वहाँ पे। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हमें समझाना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब भी कंपाउंड बनता है तो उसका एक फिक्स्ड डेफिनेट रेशियो होता है। कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने क्या करा, कार्बन क्या करा, यार 3 कार्बन ले लेता हूँ, एक ऑक्सीजन ले लेता हूँ, बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। अरे बिल्कुल नहीं। क्यों बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में आगे एक रूल पढ़ने वाले हो, एक लॉ पढ़ने वाले हो, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में रेशियो का रोल। थोड़ा सा कम एंटीसेप्टिक मिलाया तो बन जाता है डेटॉल, थोड़ा ज़्यादा मिलाया तो बन जाता है फिनॉल।
बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इथेनॉल में अगर आपने जियोलाइट नाम का कैटलिस्ट मिला दिया तो वो बन जाता है क्या, वो बन जाता है पेट्रोल। और इथेनॉल में अगर आपने क्या करा, सैचुरोमाइसिस सर्वेसी नाम का यीस्ट मिला दिया थोड़े बहुत सड़े हुए फलों के साथ में, तो बन जाता है अल्कोहल। तो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोपोर्शन। कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे कर दी तो समझो कुछ और ही बन गया, जो बना रहे थे वो बना ही नहीं, कुछ और ही बन गया। तभी तो केमिस्ट्री में जो खोज होती है वो सारी एक्सीडेंटल खोज होती है, ठीक है, अचानक से हो जाती हैं, लाइक रेडियम मैडम क्यूरी के थ्रू, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्स प्रोपोर्शन, तो वही सारी बातें लिखी हुई है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने वाटर का भी, ठीक है, कि एकदम फिक्स प्रोपोर्शन में लिया जाता है वाटर और हाइड्रोजन को। वही एक बात ये बोल रहे हैं कि जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है ना, तो जरूरी नहीं है वो एलिमेंट्स उस कंपाउंड से मिलते हों। मतलब कि जिन एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उस कंपाउंड से मिलती हो। मान लो कोई कपल्स हैं, उनका एक बच्चा हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे की जो प्रॉपर्टी है वो अपने माँ बाप से मिलती हो। क्या पता दादाजी पे गया हो, या क्या पता किसी पे गया ही नहीं, वो अलग ही पता नहीं किस पे चला गया, पता ही नहीं चल पा रहा। तो बेसिकली कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक एग्जांपल देते हैं, हम यहाँ पे वाटर का एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, ठीक है। देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसकी, वाटर की। H2O सबको पता है वाटर का कंपाउंड है, कंपाउंड का फॉर्मूला है वाटर का। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और तब बना है क्या, वाटर। तब क्या बना है, वाटर बना है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ये एक प्रकार से बहुत ईजिली जल जाती है, जलनशील पदार्थ होता है, जलनशील गैस होती है। हाइड्रोजन ईजिली जल जाती है, कम्बशेबल होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ईजिली जल जाती है, ठीक है, पॉप साउंड निकलता है इसके जलने पे। और ऑक्सीजन सबको पता है आग जलाने में मदद करती है, सपोर्टर होती है ये। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल थोड़ा ना सकती है। तो ये इजिली जल जाती है, ये जलने में मदद देती है। लेकिन ये दोनों मिलकर जो बना रहे हैं वो एकदम अपोजिट है, वो बन रहा है पानी, जो आग को बुझाता है। ये दोनों आग के सपोर्टर हैं, ये आग का दुश्मन है, आग को बुझाता है, फायर एक्सटिंग्विशर है। तो समझ रहे हो, जो एलिमेंट्स हैं जरूरी नहीं जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बन रहा है वो दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग बन गई और इसकी अलग बन गई। तो ये चीज़ वो समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज और उनकी मेजरमेंट। देखो मैटर की, किसी भी मैटर की ना, चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटालाइड हो, एलॉय हो, कुछ भी हो, कुछ भी केमिस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस हो, उनकी प्रॉपर्टी को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। 10th क्लास में आपने पढ़ा तो है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर, तो क्या पढ़ा, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है कि इनका कलर कैसा है, ये मजबूत हैं कि कच्चे हैं, ये डक्टाइल हैं, ये मेलिबल हैं, या इनका कलर क्या है, ठीक है। इनको पटकते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, टन टन आती है या धन धन आती है। ये सब चीज़ें पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, कुछ खास नहीं है इसमें। फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कितने टेम्परेचर में पिघलने शुरू हो जाते हैं, कितने टेम्परेचर में उबलने शुरू हो जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा जाता है रिएक्शन, कि भाई ये मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होकर क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट होकर क्या होगा, अगर इसको मैं इस लिक्विड में डाल दूँ तो क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी में। तो याद रखना हमेशा, फिजिकल प्रॉपर्टी उनका स्वभाव, बाहर से कैसे दिख रहे हैं, क्या है, ये सब चीज़ें। और केमिकल प्रॉपर्टी उनकी रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी लाइक कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन भी केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है कि किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। कंबस्टिबिलिटी, कैसे वो जल रहे हैं, तो ये भी रिएक्शन ही होगी। उनकी रिएक्टिविटी एसिड के साथ, बेस के साथ, ये जो मैंने आपको बताया। तो बेसिकली आप बस ये याद रखो कि केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब रिएक्शन होता है, ठीक है। और कंपोजिशन भी याद रखना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ आ जाती हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब आगे जो टॉपिक है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, मेजरमेंट कैसे उसका लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे हम समझते हैं। ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल हम कुछ ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिलता है कि भाई मेटल है, उसको मैं पकड़ूंगा और उसको थोड़ा दबा के देखूंगा ये तो हार्ड है यार, तो मैं सिंपल पता चल जाएगा ये हार्ड है, उसकी प्रॉपर्टी पता चल गई मुझे मेटल की हार्ड है, ठीक है। तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ ना मेटल का, उसमें कुछ चेंज नहीं आया। अब मैंने उसको पकड़ा, उठाकर देखा वो हार्ड है, अब उसको वापस रख दिया, अभी भी वो सॉलिड ही, अभी भी एकदम सही है,
ऐसा तो नहीं मैंने उसको ख़राब कर दिया, चेंज कर दिया, नहीं करना। तो कोई चेंज नहीं आता फिजिकल प्रॉपर्टी में, जब हम चेक करते हैं तो कोई चेंज देखने के लिए मिलता। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी का पता तब लगता है जब उसमें कोई चेंज आता है। जैसे कि मेटल को रिएक्ट करवा दिया एसिड के साथ में तो कुछ धुआं निकलेगा, वो मेटल का रंग बदल जाएगा, कुछ होगा, कोई चेंज देखने के लिए मिलेगा, तभी बोलेंगे कि ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज देखने के लिए मिलता है कि कागज़ है, मैंने उसको जला दिया, वो कागज़ बन गया राख, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है और वो राख बन गया, चेंज हो गया उसमें। तो चेंज वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज देखने के लिए मिलता है और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, कंबस्टिबिलिटी के बेसिस पर, ठीक है। केमिस्ट डिस्क्राइब, इंटरप्रेट एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट द प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे केमिस्ट क्या करते हैं, इन सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। चलो मैं एक सिंपल केमिस्ट या जो जिन्होंने फार्मा की डिग्री हायर करी है, परसीव करी है, उनकी बात करता हूँ। मान लो कोई फार्मा के मेडिकल स्टूडेंट है या कोई मेडिकल वे में कोई फार्मासिस्ट है, उसके पास कोई पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मुझे गैस हो रही है, तो फार्मासिस्ट क्या सोचेगा दिमाग में, प्रिडिक्ट करेगा, अंदाज़ा लगाएगा। वो क्या अंदाज़ा लगाएगा, यार इसको गैस हो रही है तो जरूर इसके पेट में एसिड बढ़ गया होगा, एसिड बढ़ गया होगा ना, HCl बढ़ गया होगा पेट में। तो वो प्रिडिक्ट लगाएंगे मैं इसको कौन सा केमिकल दूँ, तो वो केमिकल कौन सा देंगे, बेस, जिस केमिकल में बेस हो, जिस कंपाउंड में बेस हो। जैसे कि MgOH देते हैं गैस की दवाई में, तो वो उसको MgOH देंगे। और MgOH जब वो देंगे तो पेशेंट जब MgOH खाएगा तो MgOH 2 की फॉर्म में, MgOH 2 की फॉर्म में उसके पेट में जाके, क्योंकि पेट में एसिड है और जो दवाई दी उसमें बेस है, तो बेस और एसिड न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उसका पेट का एसिड न्यूट्रल हो जाएगा, तो उस इंसान को आराम मिलेगा कुछ समय के लिए, तो उसको अच्छा लगेगा। तो बेसिकली अगर केमिस्ट को पता ही नहीं होता उसकी प्रॉपर्टी कि MgOH की प्रॉपर्टी तो बेसिक होती है, अगर उसे पता ही नहीं होता तो फिर पेशेंट को पता नहीं क्या दे देता। पेशेंट मांगने आया था गैस की दवाई, उसको दे दी खुजली की दवाई, तो यही तो होता अगर उसने पढ़ा हुआ नहीं होता। तो केमिस्ट के लिए ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ गए मेरी बात को। और साथ ही साथ जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, ये सब की सब चीज़ें डिटरमाइन करती है कि किस तरीके से किस केमिकल का यूज़ करना है, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी को कैसे मेजर करते हैं इसको हम पढ़ेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, पार्ट 3 में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। अगर कुछ भी ऐसा लगता है डाउट वगैरह आपको, तो नीचे मेरे से आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और मैं उसका रिप्लाई करके आपको ज़रूर उसका आंसर बताऊंगा। और भी कुछ चीज़ें होंगी, अगर आपको व्हाट्सअप के थ्रू मुझे बताना हो या व्हाट्सअप के थ्रू मुझे आपको आंसर समझाना हो, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसको समझाने की। और बाकी आपको लगता है कुछ फ़ायदा हुआ है वीडियो से, कुछ बेसिक चीज़ें आपने समझी हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।